हाय गाइस। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट थिंक जीके को भी देख सकते हैं। वहां आपको क्लास के काफी सारे पीडीएफ्स, प्रैक्टिस सेट, ये सब मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो पूरा बैंकिंग का है, इसलिए मैं आज की क्लास पूरी इंग्लिश में लेने वाली हूँ। और ये क्लास है डिजिटल बैंकिंग। आज हम इसका लेसन 24 यानी बैंकिंग के कोर्स का आज हम लेसन 24 करने वाले हैं। आज मैं आपको काफी सारे टर्म्स पढ़ाऊंगी। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनपीसीआई, यूपीआई, भीम, एमआईसीआर, सीटीएस, ईसीएस और नाच। और ऐसा नहीं है डिजिटल बैंकिंग यही खत्म होने वाली है, इसका एक और पार्ट भी आपको मिलेगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए डिजिटल बैंकिंग क्या है। मुझे किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, मुझे कोई पेमेंट करनी है, मुझे कुछ ऑनलाइन मंगाना है, उन सब के लिए मैं डिजिटल बैंकिंग को यूज कर सकती हूँ। यानी कि मैं अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल खोलूंगी और क्या करूंगी, जहां भी मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं वहां मैं पैसों को ट्रांसफर कर दूंगी। मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने अकाउंट पे जाना पड़ेगा। वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर, जो भी डिटेल्स है वो डालनी होगी। और उसके बाद मैं सामने वाले को पेमेंट कर दूंगी। पहले के टाइम पे ये पेमेंट दो तरीकों से होता था। एक था आरटीजीएस और एक था एनईएफटी। बाद में काफी सारी नई चीजों को भी इंक्लूड किया गया। तो स्टार्ट करते हैं ओल्ड मेथड जो कि आज भी यूज होता है, और वो है आरटीजीएस। आरटीजीएस का आपसे फुल फॉर्म पूछा था। डिजिटल बैंकिंग से फुल फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एब्रिविएशन से लाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, क्या है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए अभी इस न्यूज थी कि इसको 24/7 कर देंगे, बट अभी एनईएफटी को तो कर दिया है, अभी आरटीजीएस 24/7 नहीं हुआ है। तो आरटीजीएस करने का जो टाइम होता है वो होता है 7 AM to 6 PM। अब आरटीजीएस है क्या, देखिए जब भी आपको मिनिमम 2 लाख, क्या है मिनिमम 2 लाख रुपए किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो आप बैंक से क्या करते हैं, आप बैंक से करते हैं आरटीजीएस। इसमें पेमेंट जो है, जो ट्रांसफर है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको इसके नाम में ही दिख रहा है रियल टाइम, यानी कि अभी के टाइम पर ही। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए, यानी कि मेरे आप जैसे इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता। जनरली इसको बिजनेसमैन ज्यादा यूज करते हैं। इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम कोई नहीं। अभी इस पे चार्जेस हटा दिया गया है क्योंकि आरबीआई इसको प्रमोट करना चाहता है। ठीक है, 16 दिसंबर को पहली बार एनईएफटी पर हटाया गया था, फिर आरटीजीएस पे भी हटा दिया गया है। अब इसकी एक लिमिटेशन है कि आरटीजीएस से जो आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो सकता है। अब इसकी इसी कमी को, ये जो कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, इनको सही करने के लिए क्या लाया गया, एनईएफटी लाया गया। तो सबसे पहले वापस से देखिए, आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, टाइमिंग 7 AM to 6 PM, मिनिमम अमाउंट 2 लाख, इससे कम का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, चार्जेस कोई नहीं है, और ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो सकता है। अब इसके बाद जो दूसरा लाया गया वो लाया गया एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब इसकी जो टाइमिंग है ये 24/7 है, यानी कि आप कभी भी इससे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट मेरी एक बात समझिएगा, हॉलीडेज पे जनरली फंड ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, 16 दिसंबर 2019 से इसको 24/7 किया गया है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, यानी कि 2 लाख से कम की वैल्यू पर भी आपको अगर फंड ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी के थ्रू करेंगे। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। ये इंडिया के अलावा नेपाल में भी फंड ट्रांसफर के लिए अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको नेपाल में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप एनईएफटी का यूज करेंगे। इसके लिए इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया था नेपाल के साथ, जिसको बोलते हैं इंडो नेपाल रेमिटेंस एग्रीमेंट। इसमें कुछ कंडीशन है।
आप जो मैक्सिमम एक बार में पैसा भेज सकते हैं वो भेज सकते हैं 50,000 रुपीज, यानी कि आपका एक जो ट्रांजैक्शन है वो 50,000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और आप पूरे साल में सिर्फ 12 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन आप एक साथ कर दें, इसको आप हर महीने करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर 50,000 रुपीज कर सकते हैं और साल में आप 12 कर सकते हैं, तो टोटल आप 6 लाख रुपीज ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया टू नेपाल। ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको नेपाल में पैसा ट्रांसफर करना है तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कोई लिमिट नहीं, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। कंडीशन एक्सप्लेन कर दी है मैंने आपको। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हुआ। अब हुआ ये कि मैंने बोला RTGS और NEFT, ठीक है, इनमें अभी काफी सारी छूट दे दी गई कि इसको 24/7 कर दिया गया और कुछ और चार्जेस हटा दिए गए। लेकिन क्या था, जब ये दोनों था तो इन सब के साथ कुछ दिक्कतें आ रही थी। एक तो ये 24/7 नहीं थे, उसके अलावा इन पर चार्जेस थे। तो चार्जेस तो अभी भी हैं, बट इनकी जो मेन दिक्कत थी, इसके लिए या तो आप लैपटॉप ऑन करिए अपना, या फिर आप बैंक जाइए। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। उसी टाइम पर दौर आ रहा था स्मार्टफोन का, ठीक है। स्मार्टफोन अभी इंडिया में नया नया लोगों के पास थोड़ा ज्यादा आने लगा था, और मैं बात कर रही हूँ ईयर 2010 के आसपास की। उस टाइम एक कमेटी हुआ करती थी, श्यामला गोपीनाथन कमेटी। इस कमेटी का नाम याद कर लीजिए। इसी कमेटी ने IMPS को क्या किया था, इसकी रिकमेंडेशन दी थी। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट या फिर इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। तो आपसे एग्जाम में जो भी दिया रहेगा, इमीडिएट या फिर इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। इसको 2010 में NPCI ने स्टार्ट किया था। अब ये NPCI क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी। तो पहला क्वेश्चन कब स्टार्ट किया गया था? 2010 में NPCI ने। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? श्यामला गोपीनाथन कमेटी। अब ये होता क्या है, देखिए, आपका मोबाइल फोन है, आप अपने मोबाइल फोन से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं IMPS के थ्रू। इसके लिए क्या होता है, आपके मोबाइल पर जब भी आप फंड ट्रांसफर करेंगे ना, आपने अपना बैंक का अकाउंट खोला, वहां आपसे जब आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वो आपसे पूछेगा RTGS से करना चाहते हैं, NEFT से करना चाहते हैं, या IMPS से करना चाहते हैं। IMPS से फंड ट्रांसफर तुरंत का तुरंत हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? तुरंत का तुरंत। इसमें जब भी आप सेलेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल पर एक क्या आएगा, पासवर्ड आएगा, MMID। MMID का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। यानी कि ये जो नंबर है, ये आपके मोबाइल का आइडेंटिफायर है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है और उसके थ्रू ये पैसे ट्रांसफर कराता है। यानी कि आपको मैं क्या बोल रही हूँ, तुरंत फंड ट्रांसफर करने के लिए हम IMPS का यूज करते हैं। इसमें हम अपने फंड से पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। 2010 में NPCI ने इसे स्टार्ट किया था, श्यामला गोपीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। जितने एब्रिविएशन मैं यूज कर रही हूँ सारे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगी, इसमें NEFT में क्या होते हैं, NEFT में बैचेस होते हैं, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन होते हैं, पहले 23 बैचेस होते थे, यानी कि क्या होता है, हर आधे घंटे का एक बैच होता है, और जितने भी ट्रांजैक्शन उस टाइम ड्यूरेशन में रखे गए हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है और फिर ट्रांसफर जहां जहां होना होता है हो जाता है। अब ये 24/7 हो गया है, तो अभी ये बैचेस 48 हो गए हैं। यानी कि मैंने बोला 24 बैचेस, यानी कि 24 जो हमारा घंटा है, हर घंटे में 30 मिनट का ये होता है, तो यानी कि 48 बैचेस अब टोटल अवेलेबल होते हैं NEFT में। बैचेस क्या है आप इतना आपको नहीं समझना है अब, क्योंकि अब ये नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको 3 चीजें बताई, तो जब ये 3 चीजें आ गई थी, फिर UPI, इन सब की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, एक बात समझिए, NEFT, IMPS और मैंने क्या बताया, RTGS, ये तीनों ही बन गए थे। बट इन तीनों में दिक्कत क्या थी? इन तीनों में एक दिक्कत थी कि जब भी आपको फंड ट्रांसफर करना है, आपको सामने वाले का अकाउंट
ऐड करना पड़ता था। यानी कि जब भी आप किसी इंसान को पहली बार फंड ट्रांसफर करेंगे, आपको सामने वाले का अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, उसकी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता था कि अगर मुझे कई सारे लोगों को करना है, मैं सबका क्या करूं, अकाउंट डिटेल बैठकर ऐड करूं। तो उसी टाइम पर क्या हुआ, उसी टाइम पर आया, बेसिकली उसी टाइम पर बातें चलने लगी किसके लिए, यूपीआई के लिए, भीम के लिए। ये काफी अच्छा प्रोसेस है, काफी इजी वे है। तो यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बॉडी के बारे में बता दूं जो ये सर्विसेज देती है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है। इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि एनपीसीआई किसके अंडर रजिस्टर्ड है, तो ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है। इसको 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विश्व मोहन मोहापात्रा। तो ये तो हो गया एनपीसीआई के बारे में स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अब जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसका कोई प्रमोटर होता है ना, तो जब एनपीसीआई बनी थी तो उसका प्रमोटर थे आरबीआई। लेकिन आज के टाइम पर इसमें 10 प्रमोटर हैं मेन, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सिटी बैंक एंड एचएसबीसी। आपसे एग्जाम में बहुत कम चांसेस ये पूछा जाए कितने हैं, ये पूछा जा सकता है, तो 10 हैं। एनपीसीआई की ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप मार्केट से टोटल कितना पैसा उठा सकते हैं। तो एनपीसीआई की ऑथराइज कैपिटल है 3 बिलियन, ठीक है। वहीं इनकी पेड अप कैपिटल है 1 बिलियन। पेड अप कैपिटल का मतलब इन ऑथराइज में से आपने कितना पैसा अभी मार्केट से उठा रखा है या कितना लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये है 1 बिलियन। क्लियर। तो ये है एनपीसीआई के बारे में कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अब एनपीसीआई ही है जिसने हमारे देश में मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं ना, जैसे कि भीम, यूपीआई, आईएमपीएस, इन सारे प्रोडक्ट किसके हैं, ये सारे प्रोडक्ट ही एनपीसीआई के हैं। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, कुछ मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, कुछ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। एनएफएस, नाच, आईएमपीएस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या होता है, आपको पता है कि जो अभी गवर्नमेंट है वो 1 नेशन 1 कार्ड पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है, तो वो यही है, यानी कि आप हर एक काम के लिए एक ही कार्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीटीएस, एईपीएस, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम सबको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूपीआई बता दूं। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये क्या होता है, ये आपका एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर देता है, यानी कि आपकी जो डिटेल्स है उनको शेयर करने के बजाय ये क्या करेगा, आपका किसी भी सपोज जैसे कि मानिए पेटीएम है, तो आपका मोबाइल नंबर @पेटीएम, अब ये आपका वर्चुअल कोड है। अब किसी को अगर पेमेंट करनी है और आप पेटीएम या किसी भी आपका कहीं भी यूपीआई है, तो वो इंसान आपको कांटेक्ट नंबर से ही डायरेक्ट क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, उसको आपकी बैंक की डिटेल्स नहीं चाहिए। तो यानी कि ये बहुत सिंपल तरीका है जिसके थ्रू इजीली पेमेंट हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। डेवलपर एनपीसीआई लॉन्च्ड ऑन 11 अप्रैल 2016, यानी कि 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, यानी कि ये आपकी एक आइडेंटिटी क्या करता है, वर्चुअली आभासी तौर पर बना देता है कि ये जो एड्रेस है ये कौन है, ये आप हैं, ठीक है। इनमें जो लिमिट है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए की पर ट्रांजेक्शन, यानी कि आप एक बार में ट्रांजेक्शन में सिर्फ 2 लाख रुपए क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन ये बैंक टू बैंक फ्लक्चुएट करता रहता है। कई सारे बैंक हैं जिन्होंने अपना अलग अलग क्या किया है, लॉन्च किया है यूपीआई। तो जैसे एसबीआई ने योनो और एसबीआई पे किया है, एचडीएफसी ने चिल्लर किया है, यस बैंक ने फोन पे के साथ किया है। जरा मुझे ये बता दीजिए कि फोन पे के साथ अभी एक कंपनी ने और यूपीआई के लिए बेसिकली एग्रीमेंट किया है, ये कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का पॉइंट है, तो ये आपको मुझे बताना है।
क्लियर। तो यूपीआई ये आपका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट कर देगा जिसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब मैं आपको ये सारे नहीं पढ़ाऊंगी, बट एक प्रोडक्ट जो एनपीसीआई का है यूपीआई के लिए वो है भीम। ठीक है, तो भीम भी 2016 में ही आया था। ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। जब ये पहली बार आया था तो ये 13 भाषाओं 13 लैंग्वेज में आया था, बट अभी भीम का 2.0 लॉन्च किया गया, वहां 3 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई, तो अब टोटल लैंग्वेज हो गई है 16। तो 3 नई लैंग्वेज कौन सी है, कोंकणी, भोजपुरी और हरियाणवी। ओके, आप इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन एक दिन में कितने कर सकते हैं, आप दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 10 कर सकते हैं। आप मिनिमम 1 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 20,000 रुपीज ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मैं आपसे बोल रही हूं पर ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन की लिमिट। और आप पूरे दिन में मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, आप पूरे दिन में मैक्सिमम 40,000 बेसिकली रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला मिनिमम 1, मैक्सिमम 40,000। एक ट्रांजैक्शन की कीमत 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इस पे थोड़े थोड़े चार्जेस लगाए जाने लगे हैं, पहले इस पे कोई चार्जेस नहीं हुआ करते थे। और पहला बैंक जिसने चार्ज लगाना शुरू किया वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको एनपीसीआई ने स्टार्ट किया, 2016 में स्टार्ट किया। अभी ये 16 भाषाओं में अवेलेबल है। 3 नई भाषाएं कौन सी हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप दिन में 10 कर सकते हैं, मिनिमम 1 रुपए भेज सकते हैं, मैक्सिमम 40,000 रुपए भेज सकते हैं, और एक ट्रांजैक्शन आपका 20,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता। डन। चलिए नेक्स्ट है MICR। देखिए MICR कोई प्रोडक्ट नहीं है इसका एनपीसीआई का, बट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे आपको चेक के बारे में बताना है। तो MICR क्या होता है, MICR बेसिकली कोई चेक होगा तो नीचे 9 डिजिट लिखे होते हैं, ये 9 नंबर होते हैं, जिसमें पहला 3 नंबर उस शहर को दिखाता है जिस शहर का ये चेक है, जिस बैंक के का ये चेक है। 30 जो अगली 3 डिजिट है, यानी कि मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 दिखाएगा शहर को, जैसे कि मैं बोल दूं कि ये शहर, जैसे मैं अभी बोल दूं बैंगलोर है। 4 5 6 दिखाएगा बैंक, जैसे कि मानिए ये एसबीआई का है। ठीक है, और 7 8 9 वो जगह दिखाएगा जिस ब्रांच का है, मानिए जो मेरा एरिया है वो है काडू बीसनहल्ली, तो ये काडू बीसनहल्ली, यानी कि ये दिखाएगा शहर, ये दिखाएगा बैंक, और ये दिखाएगा बैंक ब्रांच। ये नीचे होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। इसी के तौर पर एक चेक को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चेक की क्लियरिंग के 2 तरीके होते हैं। एक होता है चेक क्लियरिंग, बेसिकली कि चेक हाउस में जाकर होगा, और एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पहले एक बात समझिए, और वो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में क्या होता है आपको पता है। अब हम चेक को फिजिकल फॉर्म में ना रखकर हमने चेक को क्या कर दिया है, हमने चेक को वर्चुअल कर दिया है। ठीक है, इसको 2010 में लाया गया था, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक, यानी चेक का ये क्या है, चेक का ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। मतलब कि मैं बोल रही हूं कि अब चेक आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना पड़ेगा, अब चेक आपका ऑनलाइन वर्चुअल फॉर्म में रहेगा। आपके चेक के खोने का ये सारे खतरों को ये बचाता है। तो देखिए मैंने आपको बोला क्लियरिंग, चेक क्लियरिंग। अब चेक क्लियरिंग क्या होता है, सपोज मुझे आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, मुझे आपको पेमेंट करनी है 20,000 रुपीज, मेरा अकाउंट है एसबीआई में। ठीक है, मैंने आपको 20,000 का एसबीआई का चेक काट कर दे दिया, लेकिन आपका अकाउंट है पीएनबी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपका क्या होता है, हर एक शहर में जो सबसे बड़ा बैंक, अगर आपके शहर में आरबीआई है, तब आरबीआई वो क्लियरिंग हाउस का काम
करेगा, यानी आरबीआई आपके चेक को क्लियर करने का काम करता है। लेकिन अगर नहीं होता तो उस शहर का जो लीडिंग बैंक होता है वो इस काम को करता है, और जनरली मोस्ट ऑफ द शहर का लीडिंग बैंक कौन होता है, वो होता है एसबीआई। ठीक है, तो क्या होगा, एसबीआई का जो हेड ऑफिस होगा ना शहर का, वहां एक क्लियरिंग हाउस का अलग से सेक्शन होगा, जिसमें शहर में जितने भी बैंक हैं उन हर एक बैंक के बैंक करस्पॉन्डेंट बैठे होंगे। ठीक है, अब मैं अपना चेक 20,000 रुपीज का मैंने आपको दे दिया, आप गए अपने अकाउंट में, आप मतलब बेसिकली आप अपने बैंक में गए, आपने वहां ये चेक लगाया। जब भी आप चेक लगाते हैं, चेक के पीछे आप सारी डिटेल्स को बताते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे चेक लगाया उसके बाद क्या होगा, इस चेक क्या करेगा ये बंदा, ये वर्चुअल फॉर्म में है, तो यहाँ जो पीएनबी का बंदा होगा उसके पास इसकी डिटेल आ जाएगी। अब वो क्या करेगा, वो एसबीआई वाले बंदे से सारी डिटेल्स वेरीफाई करवाएगा कि मैंने चेक दिया है तो मेरे अकाउंट में पैसा है या नहीं है। अगर सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी, तो ये चेक क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये क्लियरिंग काम कहाँ होता है, यही होता है क्लियरिंग हाउस। ठीक, क्लियर है ना? तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये क्लियरिंग, जैसे आपने देखा होगा, पहले चेक को क्लियर होने में 4-4, 5-5 दिन लगते थे, बट अब चेक जनरली 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाता है, और मोस्टली तो अब 1 दिन में भी क्लियर हो जाता है। तो वो इसी रीजन से होता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जो आज का हमारा आखिरी पॉइंट है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, अब आपको समझना है नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नाच क्या होता है? अब एक बात समझिए, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो लेते हैं, जियो आजकल बहुत न्यूज में है। अब जियो में अगर 10,000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो क्या रिलायंस का सपोज जो अकाउंट है वो है आईडीबीआई में, तो रिलायंस क्या करता है, सारे पेमेंट जितने भी अपने इंप्लॉयज हैं उनको आईडीबीआई से करवाता है। तो क्या करेंगे, क्या आईडीबीआई बैठकर 10,000 लोगों को हर महीने पेमेंट करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो उसी के लिए नाच का यूज किया जाता है। यहाँ बल्क में ट्रांजैक्शन एक साथ हो जाते हैं, बल्क में पेमेंट एक साथ कर दी जाती है। तो नाच का काम क्या है, आपके अकाउंट में पैसा आना। तो जब भी क्या करना होता है, सब्सिडीज देनी होती है, डिविडेंड बांटना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, सैलरी देनी होती है, पेंशन देना होता है, उन सारे केसेस में नाच का यूज किया जाता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्लियर? यानी कि जब पेमेंट बल्क में करनी होती है तो उस केस में नाच का यूज किया जाता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपसे एग्जाम में नाच का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नाच का यूज क्या है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया है, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मैं एक बार आपको वापस से दिखाती हूँ। मैंने आपको 1 मिनट, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है, ये मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको सीटीएस समझा दिया है, मैंने आपको यूपीआई समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जितने भी पॉइंट बचे हैं मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। तो ये सारे डिजिटल मार्केटिंग जो पेमेंट के लिए अलग अलग तरीके हैं, कैसे क्या होते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको भीम भी पढ़ा रखा है। डन? तो चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी। बट मुझे लगता है आपके अभी तक के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू। सेशन पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।